तो बच्चों हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए पहले आपको लीनियर मोशन में आपने एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था इनर्शिया। इनर्शिया को मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूं तो उस टाइम पर हम ये कहते थे जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, सपोज एक किसी सरफेस पर हमारे छोटा सा हम मास माने, ये छोटा सा मास पड़ा हुआ है, इसका मास हम m ले लेते हैं और एक बड़ा हमारे पास मास है जिसका मास हम कैपिटल M ले लेते हैं। अब मेरा मन ये कर रहा है कि दोनों को उठाकर मैं फेंक दूं, तो मैंने पाया ये हमारा 1 kg का था और ये वाला हमारा 1000 kg का था। तो हमने ये पाया यार मैं इसको तो फेंक नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया जब हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था तो हमें पता लगा था जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। और उस केस में इनर्शिया का मतलब होता था कि जितना इनर्शिया ज्यादा उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा अपने मोशन को। यदि ये रेस्ट पर है तो मूव नहीं करेगा, यदि वो मोशन में है तो वो इजीली रुकेगा नहीं। ये हम बात कर रहे थे लीनियर मोशन वाले केस में। तो लिखा हुआ था कि मास ऑफ द बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ लीनियर मोशन। यदि वो रेस्ट में है तो इजीली मोशन में नहीं आएगा और मोशन में तो इजीली रेस्ट पर नहीं आएगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है और उसको आप थोड़ा सा पुश कर दोगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा इजीली। लेकिन वहीं पर आप सामने हाथी खड़ा हुआ है या हाथी बैठा हुआ है और आप चाहते हो उसको पुश करने के बाद उसकी पोजीशन चेंज कर दो, इजीली नहीं कर पाओगे आप क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो हमने कहा कि इनर्शिया जो होता है किसी बॉडी का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा और जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमें बेसिकली ये कह सकते हैं कि इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स और इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब है उसका ज्यादा मास है। अब उसी को हम देखें इस रोटेशन मोशन के अंदर, तो वहां पर इनर्शिया मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, यहां पर एक्चुअली ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। तो सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो उस एक्सिस के अबाउट उसे रोटेट करना मुश्किल रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे ये मेरे पास आप देखो, ये मेरे पास एक रॉड है। रॉड का मतलब आप ये मान सकते हो इस तरीके से, ये रही मेरे पास रॉड, ये मेरे पास रॉड है। अब इसको मैं रोटेट कर सकता हूं किस किस तरीके से। पहली चीज, एक तो मैं रोटेट करता हूं तो इस तरीके से रोटेट कर सकता हूं इसकी एक्सिस के अलावा। एक रोटेट कर सकता हूं यदि मैं यहां से इसे फिक्स कर दूं तो ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। दूसरी चीज, यदि बीच में से फिक्स कर दूं तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो मेरे को हर एक्सिस के अबाउट क्या पता होना चाहिए, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने क्या करा, इस रॉड का बीच में से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ये मेरे पास आ रहा है 1/12, गलती से 1 गायब हो गया है, 1/12 ml²। ठीक है भाई। और यदि मैं बिल्कुल कॉर्नर से एक्सिस से मतलब इस तरीके से निकालता हूं तो यहां पर हमारे पास आ रहा है 1/3 ml²। तो यहां पर 1/3 आ रहा है और ये 1/12 है। तो बच्चों मुझे ये बताइए किसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा? इसके अबाउट कम होगा। जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो इजीली मूव कर जाएगा, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेट करने में उतना ज्यादा आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी रोटेट करने के लिए। तो कह रहा है द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज्यादा आता है, द ग्रेटर इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज इन स्टेट। तो मतलब कि जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया रेजिस्ट कर रहा था मोशन को, सिमिलरली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्ट करता है रोटेशन को। तो बच्चों यदि आप प्रैक्टिकली इसको सोचें तो आपको इस रॉड की जितनी भी एक्सिस हो सकती हैं, हर एक्सिस के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आ रहा है। जिसके अबाउट मिनिमम आ रहा है मतलब मिनिमम टॉर्क, थोड़ा सा मूव कराओगे तो बड़े आराम से मूव कर जाएगा। और जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसके लिए आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये चीज हमारी है। मतलब हमें एक पॉइंट समझ में आ गया सर, ये वाला, ये नोट कर लेना है इसको, ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस का अबाउट यदि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है
उस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा। किस चीज के लिए? रोटेट करने के लिए। सिमिलरली लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम के लिए ज्यादा टॉर्क फोर्स लगानी पड़ती थी, वहां टॉर्क नहीं लगाते थे हम। अब क्वेश्चन ये आता है सर, मुझे समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मतलब जैसे MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मतलब इट डिपेंड्स ऑन टॉर्क, मतलब टॉर्क डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप बोल सकते हो। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो टॉर्क हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये चीज हम बात कर रहे थे बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट था, किस तरीके से हम देखेंगे। जैसे आप पिछले वाले पेज पे जाएंगे तो ये हमारा पार्ट, ये चीज हो चुकी है। चलिए अब हमारी बात ये आती है, सर मुझे एक बात बताइए कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये तो पता लग गया टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, पर मुझे ये बताइए हम कैलकुलेट कैसे करें। तो कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करा, एक बॉडी ले ली, कोई भी इर्रेगुलर शेप है हमारे पास, और हमने क्या करा, इसको एक एक्सिस में डिवाइड कर दिया ऐसे। ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये हम मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और ये हम मान लेते हैं जेड एक्सिस। और ये बॉडी हमारी कुछ मास से मिलकर बनी हुई है। ये सपोज हमारा मास मान लेते हैं, मास m1 है, और मास m1 की जो डिस्टेंस है यहाँ से r1 है, और ये सपोज मान लेते हैं ये v1 वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये हमारी सर्कुलर रोटेशन में आएगा, तो ये मान लेते हैं इस तरीके से मूव कर जाएगा। सिमिलरली दूसरा हमारे पास मास है m2, लेकिन इसका डिस्टेंस यहाँ से r2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी इधर आ रही होगी v2, मूव कर जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली मास हमारा m3 है और इसका डिस्टेंस है r3, इस तरफ मूव करेगा। तो मतलब कि ये जो हम देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से मूव करने वाली है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये रहा, इसका एक यहाँ पर मास है, एक यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास है, और आपने बीच में से इसको पास कराया हुआ है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो ये वाली चीज है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो क्योंकि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे मेन चीज हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज करोगे वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बीच में से पास कराऊं, ये हमारी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि मैं यहाँ से पास करा दूं, ये होगी मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि यहाँ से पास कराऊं तो अलग हो गई, यहाँ से अलग हो गई, यहाँ से अलग हो गई, यहाँ से अलग हो गई। मतलब कि किसी भी बॉडी में आप इतनी सारी एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन लेनी वही वाली है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आएगा, क्योंकि आपको कम से कम टॉर्क लगा के मूव करवाना पड़े। तो ये हमारे पास बॉडी है, डिस्टेंस ये रखा है। तो यदि हम बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब पहले वाले पार्टिकल का, दूसरे वाले पार्टिकल का, तीसरे वाले पार्टिकल का, और अप टू सो ऑन, यदि n पार्टिकल है सबका। तो पहले वाले कितना आएगा बच्चों, उसका मास m1 है, डिस्टेंस r1 का स्क्वायर, ये हमारे पास m2 है, ये r2 का स्क्वायर, प्लस m3 है, r3 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते हम mn rn स्क्वायर तक जा सकते हैं। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो उसका मास और दूसरा उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस यदि एक्सिस इस तरीके से है तो ये वाला डिस्टेंस आप मांगोगे, पार्टिकल यहाँ पर है और ये एक्सिस है तो ये रहा डिस्टेंस, ये वाला पार्टिकल है तो ये रहा डिस्टेंस। मतलब वैसे आप बात करोगे तो वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब हमें अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जब हम क्वेश्चंस में देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जा रहा है। तो i इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है भाई, ये रहा। तो i हम जो देख रहे थे, समेशन कर सकते हैं बच्चों में से, हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, और i क्या है, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है n तक जाती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है mi ri स्क्वायर। मतलब जब भी आप दो पार्टिकल हैं, तीन पार्टिकल हैं, आप सिंपल क्या करोगे, एक्सिस डिसाइड कीजिए, एक्सिस वो बताएंगे किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आप मास लीजिए, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए, वो चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हम अभी पढ़ चुके थे टॉर्क फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली चीज। अब इन्होंने जो मैंने लिखा है कि हमारा जो i आया है वो है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। ये हमने अभी लिखा है ना ये वाली चीज।
तो इन्होंने इसी चीज को वर्ड्स में लिख रखा है। तो डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस, इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो कह रहा है जो ये प्रोडक्ट है ना उन सबका सम किसका है? प्रोडक्ट्स का। मास ऑफ द पार्टिकल्स कंसिस्टिंग द बॉडी एंड द स्क्वायर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस आ रहा था उसका स्क्वायर और उन मासेस का मल्टीप्लाई। तो किसी भी पार्टिकल का निकालना हो तो आई इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे बच्चों? एम आर स्क्वायर। इस तरीके से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक पार्टिकल का, दो का होगा तो प्लस कर दोगे, तीन का होगा तो प्लस कर दोगे। यदि हम इसकी बात करें बच्चों, यदि हम इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट जो हमारे पास है वो रहेगी एम की केजी और आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये जरूर ध्यान से रखना। और जैसे कभी भी आप इस टाइप से डायग्राम बना रहे हो तो इन्होंने लिख भी रखा है हमने भाई कि सपोज मान के रखिए, सपोज कंसीडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब जो पूरी बॉडी है वो ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रही है। जैसे पंखा होता है ना, तो पंख की ओमेगा वेलोसिटी है। एंड वर्टिकल एक्सिस ले लिया आपने। सपोज द बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल, जैसे मास m1 m2 m3 और डिस्टेंस r1 r2 r3 है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कभी भी जब आपको एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी आप फिजिक्स में किसी चीज को डिफाइन करते हो, किसी टर्म को डिफाइन करते हो, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन देना बड़ा जरूरी है। क्योंकि r कौन सा ले रहे हो, परपेंडिकुलर ले रहे हो, हॉरिजॉन्टल ले रहे हो, आपका उस एक्सिस में डिस्टेंस ले रहे हो, सारी चीजें। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि भाई क्या है ये, है ना। तो इसी पेज पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या है ये। तो सपोज बच्चों ये हमारे पास एसएल अरोरा का एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 1। हमने क्या करा, एक बहुत लाइट सी रॉड रख दी है, बहुत लाइट सी, ठीक है, और ये हमने मान ली है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है भाई। हमने एक पार्टिकल यहां रख दिया है और एक पार्टिकल यहां रख दिया। टोटल ये जो रॉड है वो 1 मीटर की है। 1 मीटर मतलब बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो ये 3 केजी का मास यहाँ रख दिया है और 5 केजी का मास हमने यहाँ रख दिया है। ये इसकी जो लोकेशन है वो 30 सेंटीमीटर है और इसकी लोकेशन यहाँ से 70 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस, ये ओरिजिन मान लो, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया 2 मास से बना हुआ है और ये मासलेस रॉड है, बिल्कुल मासलेस रॉड, ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब इस पूरी बॉडी में मास कितने हुए? 2, एक 3 केजी और एक 5 केजी। हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है भाई? ये सर 2 पार्टिकल है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा I is equals to m1 स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर और प्लस m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। तो I is equals to बच्चों m1 क्या है? ये रहा। तो m1 हमारा कितना है? 3। बच्चों r1, बच्चों ये रहा हमारा r1, तो इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रहा r1 और ये वाला हमारा रहा r2, ठीक है। तो r1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी? 30 सेंटीमीटर, मतलब 30/100 मीटर, काट दोगे तो 3/10 मीटर आ गया है बच्चों। सिमिलरली r2 आप बात करोगे तो 70 सेंटीमीटर है, तो आप ले लोगे 70/100 मीटर, काट दो इसे, 7/10 मीटर आ गया, ठीक है भाई। आइए हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं क्या आ रहा है। तो 3 बच्चों r1 कितना है हमारा? सर आप बोलोगे 3/10, तो 3/10 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 5 केजी और डिस्टेंस कितना है इसका? 7/10 का होल स्क्वायर। तो I is equals to 3 3 या 9, 3 into 9/10 100 आ गया, प्लस 5 into 49/100 आ गया। तो I is equals to हमारा आ जाएगा 27/100 प्लस ये हमारा आ जाएगा 245/100। बच्चों ऐड करके देख लें क्या? तो I हमारा आ जाएगा 100 तो नीचे आ ही गया, 45 यदि ये 25 होता तो ये 50 हो जाता, 272 आ गया हमारे पास। तो 272 आ गया है, 100 से डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू आ रही है 2.72 केजी मीटर स्क्वायर। तो बेसिक फॉर्मूला ये 2 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था भाई। एक चीज मैं आपको बताऊं, यदि यही सेम क्वेश्चन लें और हम क्या करते हैं बच्चों, इस सेम क्वेश्चन के अंदर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दें थोड़ी सी, तो क्या हो जाएगा सर? भाई देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि आप लोगे
तो क्या होगा इसमें, ये ले लेते, चलो ये दिया हमारे पास, ठीक है ना। इस बार हमने ऐसे रोटेशन कर दी बच्चों, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एक्सियल रोटेशन। अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पे एक रखा हुआ था, एक यहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा, उसकी पोजीशन कितनी होगी, 5 kg ये रहा और 3 kg ये रहा। डिस्टेंस कितना था, इसकी पोजीशन थी 70, तो मतलब ये कितना बचा, 30 सेंटीमीटर, और ये कितना था हमारा 30, तो ये कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। मतलब आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। तो भाई सर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू, फिर से भाई m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, तो I इज इक्वल्स टू m1 बताइए, ये रहा m1 हमारा, 3 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 70/100 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 30/100 का स्क्वायर। तो भाई मीटर में तो चेंज करना ही पड़ेगा, जैसे जैसे काटोगे तुम्हारा आ जाएगा 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49/100 और प्लस 5 इंटू काट दोगे तो 9/100 आ। सॉल्व करके देखो भाई से, सॉल्व करके देखो तो कितना आएगा बच्चों, 3 इंटू दिस 147/100 प्लस ये हमारा 45/100 आ गया, ऐड कर दो तो 4 और दिस 18 और ये हमारा 192 आ रहा है। तो आई बच्चों हमारे पास आ गया है 192/100, तो आई की वैल्यू आ गई 1.92 kg मीटर स्क्वायर। फिर एक बात बताओ, वही दो मास और सिर्फ एक्सिस बदलने की वजह से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, कम क्यों हुआ, ये चीज सोचने वाली है। सर कम इसलिए हो गया बताऊं, क्योंकि जो ज्यादा मास वाला था ना उसका डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि पहले वाले का, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास एज वेल एज डिस्टेंस। तो यदि वो ये वाला डिस्टेंस कम होने की वजह से, अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, लिख लेना भाई इसको, ठीक है ना। ये एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे ये हमारे पास दो स्फीयर है, ठीक है, दोनों की डायमेंशन रेडियस दोनों की बिल्कुल सेम है, ये हमारे पास है r और ये भी हमारे पास है। दोनों में क्या फर्क है, सॉलिड है ये हो गया सॉलिड स्फीयर और ये हमारा हो गया है क्या, हॉलो स्फीयर। मुझे ये बताइए बच्चों, इसमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बस हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका या इसका। देखो सर मैं बताऊं, दोनों का मास सेम है, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर्स, दोनों का मास कैपिटल M है, मास सेम है, मटेरियल सेम है, सिर्फ एक हॉलो है और एक सॉलिड है। क्या करें फिर इसका, डेंसिटी तो अलग अलग ही होगी ऑब्वियसली बात है, मटेरियल सेम है। अब हुआ क्या है, आप पहले बताइए, आपको सोचिए क्या होना चाहिए। देखो बच्चों आई हमारे पास होता है mr²। अब इसमें तो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, लेकिन इसमें पार्टिकल्स जो है वो यहां भी होगा, वो यहां भी होगा, 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 इधर भी, हर पोजीशन पे पार्टिकल्स आपके पास होंगे। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं इसमें क्या होगा, इसमें सारा मास, सपोज 100 पार्टिकल हैं तो 100 पार्टिकल्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इसमें 100 के 100 पार्टिकल यहीं पर है, 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल 5 पार्टिकल, मास अलग अलग हो सकता है लेकिन सबका डिस्टेंस देखिए कितना ज्यादा है। इसमें डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, मैक्सिमम r, इसमें सबका ही मैक्सिमम है। चलो मैं आपको 2-3 एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे सपोज मान ले इसका मास 1 2 3 4 5 है ना, इसका मास यहीं पर है सारे, और यहाँ सपोज मान लेते हैं रेडियस क्या है 10, इनका जितना मास उतना ही डिस्टेंस, तो क्या लोगे 1 मास 1 का डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 मास 2 का स्क्वायर प्लस 3 मास 3 का स्क्वायर और प्लस 4 मास 4 का स्क्वायर और 5 मास 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करोगे 1 मास 10 का स्क्वायर, 2 मास
10 का स्क्वायर, 3 मास 10 का स्क्वायर, 4 मास 10 का स्क्वायर और 5 मास 10 का स्क्वायर। आप पता है इसमें क्या देख रहे हो, इसमें 1 2 3 4 5 अलग अलग डिस्टेंस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन इसमें सारा ही मास कितने हैं, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो कितना बड़ा अमाउंट आपके पास बन रहा है। तो इसलिए हम यदि सैल्यूट भी करके देखेंगे तो आप देखोगे इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इससे कहीं ज्यादा होगा। सेम मटेरियल है, सेम अमाउंट है, एक को सिर्फ क्या कर दिया है हॉलो, एक को सॉलिड। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली डिपेंड करता है बच्चों दो चीजों के ऊपर, m और r। इसीलिए अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बता रही है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। पहले आप सोचिए सर, एक तो है m और एक है डिस्टेंस, बट सर डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, क्योंकि हमने इससे पहले जो एग्जांपल किया था सेम मास थे 3 kg और 5 kg, जैसे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करी वैसे आपका आंसर चेंज हो गया। तो सर पहला फैक्टर हमारे पास है मास ऑफ द बॉडी। पहली चीज तो पूरी बॉडी का मास कितना है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। दूसरी चीज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। इस चीज का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने बेसबॉल का डंडा देखा होगा, तो होता क्या है उसमें, थोड़ा इस तरीके से स्टार्ट होता है, वो ऐसे इस टाइप से, मतलब ऐसे पकड़ते हैं और हिट करते हैं। यदि मैं एक्सियल रोटेशन ये मान लूं तो ज्यादातर मास कहां है, इससे दूर है, तो आपको m इंटू आर स्क्वायर करोगे ना तो r की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब इसी चीज को मैं यदि एक्सियल रोटेशन यहां कर दूं तो सारा मास इसके पास पास है, सब पास है, और यदि r छोटा है तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो कम आएगा। तो मतलब इस एक्सिस के बाद मूवमेंट कम आएगा, इस एक्सिस के बाद मूवमेंट हमारा ज्यादा आएगा। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त हमारे पास r बड़ा मैटर करता है, और r डिसाइड कौन करता है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, जैसे हमने हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की बात करी थी। ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं सारा मास पास ले आए, सारा मास पास है, इसमें मास दूर है। तो शेप एंड साइज, और लास्ट वाला है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपकी मर्जी है, जैसे सेम ये चीज है, आप बोलो सर यही हमारे पास बेसबॉल का बैट है, इसके अबाउट निकाल लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, सर इसके अबाउट, सर इसके अबाउट, सर इसके अबाउट, सर इसके अबाउट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिसाइडेड बाय यू, ठीक है ना, आप डिसाइड करोगे कि हमारे पास कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन रखनी है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते ही आर बदल जाता है। और जैसे आपने देखा था ना लास्ट वाले क्वेश्चन में, जैसे वाला था हमारे पास ये 3 kg, ये 5 kg, एक एक्सिस हमने यहाँ मानी, एक यहाँ मानी। जब यहाँ मानी तो ये वाला पास था, जब यहाँ मानी तो ये वाला दूर था। तो ये सब चीजें हमारे पास फैक्टर्स हैं। हालांकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सबको समझ में आए, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप समझ पा रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज आई है जिसमें हम रोटेशन के सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे कंसेप्ट समझेंगे। एक इसमें दो, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो दो चीज मिलेंगी आपको। एक तो मिलेगा आपको रोटेशन या सेंटर ऑफ मास जो आपके चैप्टर्स हैं, एक मिलेगा सीबीएसई वाला प्लेलिस्ट में, और एक मिलेगा जेई वाले के लिए। तो आप यदि जेई वाले बच्चे हो तो यहाँ पर आप पहले थ्योरी समझ सकते हो, इसके आपको यदि क्वेश्चन करने हैं तो उस वाले प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन कर सकते हो सारे। ठीक है भाई, चलिए। 2 particles, 3 particles बच्चों बोल रखे हैं, each of mass m are situated at the vertex of the equilateral triangle ABC of side L। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है भाई। आइए ट्रायंगल बना लेते हैं अपना। तो ये रहा एक हमारी एक्सिस, और ये रही हमारी दूसरी एक्सिस, ठीक है भाई। ओके, हमारा ट्रायंगल हमें चाहिए, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम ये ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये रहा, ठीक है भाई, ये हमारा ट्रायंगल रहा। और इस ट्रायंगल की जो इन्होंने बता रखा है उसके बारे में सब कुछ उन्होंने बता दिया है कि भैया सुनो, क्या सुनो, एम मास रख रखे हैं, ये हमारे पास मास m है, ये मास हमारे पास m है, ये मास हमारे पास m है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड भी इसकी n है। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि आपको इस तरीके से रखना है कि ABC इन्होंने डिसाइड कर रखा है नाम, ABC। और ये हमारी साइड क्या है, ये हमारी साइड x एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, y एक्सिस है।
ठीक है भाई, ये हमारे पास है। मैं बच्चों एक बार इसका डायग्राम कंफर्म कर दूं, क्योंकि इन्होंने एज शोन दिस फिगर लिख रखा था और इसका डायग्राम हमारा दिया नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा यदि हम उसका डायग्राम देख लें ज़्यादा क्लियर रहेगा हमारे लिए। तो बच्चों इन्होंने क्या कर रखा है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है, ठीक है भाई। और अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखते हैं कौन कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है, कैसे निकालेंगे वो सब समझते हैं। तो पहला पार्ट हम समझते हैं, क्या निकालने के लिए कह दिया है इन्होंने भाई, ठीक है। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। ये कह रहा है फाइंड द एक्सिस, वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस along the altitude of the triangle passing through the vertex at the top। ये कह रहा है कि भाई आपको जो वर्टेक्स लेना है ना वो ये लेना है, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास है क्या भाई, एक मास यहां रखा हुआ है, एक मास यहां रखा हुआ है और एक मास यहां रखा हुआ है। तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से लाइन पास हो रही है, तो किस तरह काम कर रहा है बच्चों, ये एल्टीट्यूड की तरह काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, तो ये बिल्कुल मिडिल में पास कर रहा होगा। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा l/2 होगा और ये वाला डिस्टेंस भी हमारा l/2 होगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो पहली चीज, मुझे 3 मासेस हैं तो मैं निकालता हूं टोटल जो नेट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, वो तो एक मास ए की वजह से आना चाहिए, एक मास बी की वजह से आना चाहिए और एक मास सी की वजह से आना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए पहली चीज सर मुझे बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था, mr²। तो ए की बात करते हैं, m बच्चों मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हुआ करता था, तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, l/2 का होल स्क्वायर, प्लस बच्चों बी की बात करें तो बी का भी मास m है और l/2 का होल स्क्वायर है। सर तीसरे वाले की बात करें सी की, तो बच्चों इसका मास m है, पर इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 0 है, क्योंकि ये मास उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आई नेट यदि मैं निकालना चाहता हूं तो बच्चों मेरे पास ml²/4 प्लस ml²/4, यदि ऐड कर दोगे तो 2ml²/4, काट दोगे तो 1/2 ml² रहेगा। बात समझ में आई बच्चों। तो आई नेट आप बड़े आराम से निकाल सकते हो इस एक्सिस के अबाउट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है क्या, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते ही आंसर हमारा दूसरा आ जाएगा। बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, 1/2 ml²। भाई कभी मेरे से गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा दिमाग और आंख कान खोल के रखना, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, ह्यूमन नेचर का होता है काम गलती करना, पर कोशिश रहेंगे मुझसे गलती ना हो, लेकिन कभी भी गलती हो रही है तो अपनी कॉपी में सही लिख लेना उस चीज को, या फिर कमेंट में डाल देना कि सर इस पॉइंट पे ये वाली चीज होनी चाहिए थी, मैं उस कमेंट को ऊपर पकड़ दूंगा, ठीक है भाई। कह रहा लाइन AX परपेंडिकुलर टू द AB एंड इन द प्लेन ऑफ ABC। कह रहा है अब आपको बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है वो इस AX एक्सिस के अबाउट निकालना है, मतलब अभी जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी, अब बच्चों हो गई है ये वाली, तो I किसके अबाउट निकालना है, AX एक्सिस के अबाउट। तो बच्चों तीनों मास की वजह से होगा, IA प्लस IB और प्लस IC आ गया। बच्चों IA बताइए, IA कितना होगा, तो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारे पास मास है, तो क्या लिखोगे m इंटू 0, m इंटू 0 प्लस b का कितना होगा m इंटू l का स्क्वायर, और c की बात करोगे तो c वाले का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा भाई इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब बात आ जाती है, देखो सर कौन सा वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लूं या ये वाला डिस्टेंस लूं, मैंने क्या बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब तो कितना आएगा m इंटू l/2 का होल
स्क्वायर। तो आई ए एक्स इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। कॉमन आ जाएगा, एम एल स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय 4, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर 4 प्लस 1 5 बाय 4 आ जाएगा। दिस इज आई ए एक्स। तो बहुत ही सिंपल चीज है। इफ यू आर चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो नाउ द होल कंसेप्ट एंड द होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल आल्सो चेंज। ठीक है ना भाई, 2 पॉइंट हमारे ये चीज आ चुके हैं। मैं काम करता हूँ, ये वाला काम तो हमारा हो गया ना। ठीक है भाई, ये छोटा कर देते हैं, पूरे में आएगा। ठीक है, चल कोई नहीं। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है अबाउट एनी वन ऑफ द साइड। जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ना बच्चों, उसके लिए कोई सी भी एक साइड ले लो। तो कौन सी साइड ली जाए, ए बी साइड ले लेते हैं, आई ए बी। इस एक्सिस का ऑर्डर निकालना है। तो क्या होगा, आई ए प्लस आई बी और प्लस आई सी। बच्चों आई ए निकालने के लिए आई ए का मास लो, मास ले लिया, इनटू आई ए निकालते वक्त के लिए आपको इस मास को ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सर ये तो उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर। सिमिलरली बी वाले के लिए भी 0 का स्क्वायर और सी वाले के लिए डिस्टेंस चाहिए होगा ये वाला। ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। अब वैसे मैं आपको बता दूं, ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये देखोगे, ये हमारा l/2 है, ये हमारा l है, ये परपेंडिकुलर है। जब आप निकालोगे तो √3/2 l आ जाएगा। आपकी मर्जी है, वैसे एंगल 60 डिग्री होगा, वैसे भी निकाल सकते थे, जिस तरीके से आप निकालना चाहें। ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ गया है, m √3/2 l का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये दोनों तो 0 हो गए। आई ए बी हमारे पास आ चुका है m 3l स्क्वायर बाय 4। तो 3ml स्क्वायर बाय 4 इज द आंसर अबाउट ए बी। बात समझ में आई नहीं आई? आप ये चीज देख लेना, ये √3/l आएगा नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं यार, ऐसे ये चीज आपने और कहीं पढ़ रखी है। जैसे एक तरीका तो ये वाला है, क्या करोगे, l स्क्वायर में से l/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दो, ये आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। ठीक है भाई, तो 4l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 3l स्क्वायर बाय 4 आ गया। ठीक है ना, अंडर रूट करोगे तो हमारा √3/2 × l आ जाएगा। ये हमने बोला था, ये आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से आप आई ए बी बड़े इजीली आप निकाल सकते हो। लास्ट पार्ट क्या है बच्चों हमारा इसमें, नाउ वी हैव टू फाइंड द एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन अच्छा हो गया हमारा। ये क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन भाई हमारा अच्छा हो गया। इन्होंने क्या करा है, दोबारा से ट्रायंगल लो, ये रहा हमारा ट्रायंगल। ये कह रहा है कि एक्सिस ऐसे ही लो जो सेंट्रॉइड से पास हो रही हो। आपको पता है ना सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे तीनों मीडियन मिलती है। तो ये कह रहा है इस जो ट्रायंगल है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है इस बार, ये एक्सिस है हमारी। ओ ये क्या हो गया, ये एक्सिस है बच्चों हमारी इस बार, ये। तो ये एक्सिस है, तो हमें करना क्या पड़ेगा भाई, हमें चाहिए डिस्टेंस। कौन कौन सा वाला, इस मास से ये वाला डिस्टेंस, इस मास से ये वाला डिस्टेंस और इस मास से ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, ये रहा, दिस इज r, ये r और ये r, ये रही एक्सिस। तो इसके लिए क्या होता है, एक्सिस से उन मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस होता है, तो ये एक्सिस है, ये मास रखा हुआ है ऊपर, ये m है, यहाँ m है और यहाँ m है। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैं आपकी जनरल अवेयरनेस कर दूं भाई, जो हमारे पास ना जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी खास बात ये होती है, उसकी खास बात क्या होती है बच्चों, आप बताइए। उसकी खास बात बच्चों ये होती है कि जो इसका
ये रहा जो इसका पॉइंट है ना, ये वाला सेंट्रॉइड वाला, वो सेंट्रॉइड इससे जो पूरी लेंथ है ना हमारी, इसे 2 में डिवाइड करता है, इसे 1 में। तो यदि मैं इसे मान लूं A, B और C, इसे मान लूं O, इसे मान लूं D, तो जो हमारे पास OC की लेंथ होगी ना, वो हमारे पास आएगी 2/3 ऑफ पूरी लेंथ CD। तो CD जो लेंथ है, इस लेंथ का जो 2/3 होगा वो ये होगा, और ये हमारा होगा 1/3 ऑफ CD। तो हमें ये चीज निकालनी है, ये चीज, ठीक है। तो ये कितना आएगा टोटल हमें पता है, OC इज इक्वल्स टू R माना हुआ है ना हमने, 2/3 ऑफ CD। बच्चे CD टोटल कितना आया था, अभी हमने निकाला था, √3/2 इंटू L। इससे ये काट तो ये हमारा आ जाएगा L/√3 आ जाएगा। तो OC की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई है कितनी, L/√3। तो हम निकालना है I अबाउट सेंट्रॉइड, कितना आएगा, IA प्लस IB और प्लस IC। तो IA कितना कितना दूर है, mr² प्लस mr² और mr², तीनों मासेस r डिस्टेंस पर ही दूर थे। तो कितना आ गया बच्चों हमारा डिस्टेंस, 3mr²। पर r की वैल्यू कितनी आई है, L/√3। क्या लिखेंगे हम, I इज इक्वल्स टू 3m, r की वैल्यू बच्चों हमारी आ गई है L/√3 का होल स्क्वायर। तुम्हारा आ गया 3m L²/3, 3 से 3 काट दो, ml² आ गया। तो I अबाउट सेंट्रॉइड हमारा आ गया ml²। तो बच्चों आपने देखा ट्रायंगल में हमारे 3 ही केस बन सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। एक हमारी उसकी एक्सिस, एक एल्टीट्यूड से, एक सेंट्रॉइड से, और एक किसी भी साइड के लिए। इन्होंने कॉर्नर में पॉइंट से भी दे रखा था ना, 4 पॉइंट हमारे पास ये 4 पॉइंट और ये 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोबारा जैसे आपने वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कराया लाइफ में, तो भाई इस क्वेश्चन को दोबारा करो, आप दोबारा एज इट इज क्वेश्चन करके आपको ये करके दिखा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे लास्ट वाला क्वेश्चन हमने लिया था ट्रायंगल की फॉर्म में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर की फॉर्म में, और ये कह रहा है कि 4 पार्टिकल्स हैं जिसका मास m है, आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ एज A। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके एज पर, मतलब जो उसके कॉर्नर्स पर हैं, उसके वर्टिसेस पर कुछ मास रखे हुए हैं, इन चारों का मास m है, और उस एज जो है उसको A लिया हुआ है इन्होंने, A जो है वो उसकी लेंथ है, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चंस हैं, 4 पार्ट हैं, ये पहले चारों पार्ट आप पहले खुद करके देखो कि आपको कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया हुआ है। तो पहले ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिस्टम। बच्चों इस स्क्वायर का ये प्लेन है, इस प्लेन ऑफ द सिस्टम के परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये रहा, मतलब ये एक्सिस आपको लेनी है। तो ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर है। तो ये चारों जगह पर आप देखोगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास मास दे रखे हैं। तो आपके पास जो आई सेंटर निकालने वाली बात है, जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, तो आप निकालोगे ड्यू टू मास A, ड्यू टू मास B, ड्यू टू मास C और ड्यू टू मास D। बच्चों यदि A वाले का निकालूं तो उसका मास तो m है, लेकिन हमें चाहिए डिस्टेंस, इससे यहां तक का डिस्टेंस, मतलब क्या बोलोगे आप, OA का स्क्वायर, फिर मास OB का स्क्वायर और मास OC का स्क्वायर और मास OD का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो ये 2 चीज आप जो ले लोगे हमारा काम हो जाएगा वहां से। अच्छा, OA, OB, OC और OD हमें नहीं पता बच्चों, पर हमें ये पता है कि यदि मैं एक स्क्वायर का एक ट्रायंगल वाला पार्ट ले लूं, जो कि ये A होगा, जो कि ये A होगा, और पाइथागोरस लगाऊंगा तो मैं ये √2a हो जाएगा। तो पूरी लेंथ हमारी √2a आ गई है। यदि मैं इसे बीच में से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो टोटल डायगोनल आया है, जो BD आया है, BD की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, √2a। लेकिन हमें क्या निकालना है, OB हमें निकालना है, OB इक्वल्स टू OD, OB और OD which equals to half of BD, मतलब पूरे डायगोनल का हाफ निकालना है आपको, ठीक है ना।
तो पूरे का हाफ कितना होगा बच्चों, √2a/2 करोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, a/√2 आ जाएगा। तो OB इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OC, सबकी वैल्यू हमारे पास a/√2 आ जाएगी। और जो पूरा वाला हमारे पास है डायगोनल है, उस डायगोनल की हमारे पास √2 आएगा, ये a/√2 है। ठीक है भाई, तो मतलब हम इसकी सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर। ये क्या है, सेम है, तो क्या लिखोगे, m कॉमन ले ले, OA² OB² OC² OD², और उनका सब कुछ सेम है, तो मैं क्या लिख लूँ इसे, m इंटू 4, 1 2 3 4, यदि सेम है ना तो क्या लिखोगे 4 इंटू OA², तो m इंटू 4, OA की वैल्यू कितनी है, a/√2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4ma²/2, काट दो तो 2ma² आपके पास आ गया है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है भाई, दूसरा हमारे पास है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, मतलब इससे पास होने में, इससे ये यहां से एक एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, ये रहा भाई। तो इसमें क्या चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। तो जब हम I अबाउट A निकालेंगे तो I अबाउट A के लिए विच इज इक्वल्स टू फॉर ID फॉर मास A ऑफ मास B फॉर मास C और फॉर मास D। तो बच्चों जो IA होगा, IA का निकालना है इसी के अबाउट, तो ये तो हमारा हो जाएगा m इंटू 0 का स्क्वायर, प्लस यदि IB निकालना हो तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा m A का स्क्वायर, और IC निकालना हो तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा m, ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल, √2 A का ये हमारा हो जाएगा अबाउट A, प्लस IC का डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये आएगा m √2 A का होल स्क्वायर, और ID निकालना होगा तो ये डिस्टेंस तो A ही है। ma² प्लस √2 का स्क्वायर 2 ma² प्लस ma², तो IA बच्चों हमारा आ गया है 4ma² आ गया। ठीक है भाई, दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वाली, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है पासिंग थ्रू एन एक्सिस कोइंसाइडिंग द BC, BC से एक लाइन पास होती हुई जा रही है, मतलब एक्सिस हमारा हो चुका है ये वाला, ये वाला एक्सिस हो चुका है, दिस इज द एक्सिस। अब बच्चों यही एक्सिस है, ये दोनों मास तो उसी पे रखे हुए हैं, तो जब आप निकालोगे किसके अबाउट, थर्ड पार्ट है हमारा ये, और हम निकालना चाह रहे हैं I अबाउट BC। तो BC निकालोगे तो फिर चारों मास के लिए IA IB IC और ID। बच्चों इस एक्सिस से A का कितना डिस्टेंस है, स्मॉल a, तो ma², B का m इंटू 0 का स्क्वायर, C का m इंटू 0 का स्क्वायर, और ID का m इंटू a²। तो ये दोनों तो 0 हो गए बच्चों, क्योंकि उसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और ये हमारा हो जाएगा 2ma²। ठीक है भाई, नेक्स्ट कह रहा है अबाउट द डायगोनल BD, B और D से एक ये पास होता है, B और D से, तो बच्चों B और D से पास हो रहा है तो B और D की वजह से 0 होगा, B और D की वजह से पास हो रहा है तो B और D से 0 होगा। तो अबाउट BD निकालना है तो हम लिखोगे I ऑफ A प्लस I ऑफ C। तो बच्चों बताइए A का ये डिस्टेंस, C का ये डिस्टेंस, तो क्या लिखोगे आप, m इंटू a/√2 का स्क्वायर और m इंटू a/√2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा ma²/2 ma²/2
यदि ऐड कर दें तो कितना आएगा बच्चों, 2ma²/2, काट दो ma²। बात समझ में आ गई? तो बच्चों हमने चारों पार्ट करे, ये पार्ट आप खुद भी करके देखिए, नोट मत करना, इससे खुद करके देखो, फिर देखो कितना क्वेश्चन आप इसमें से कर पा रहे हो खुद। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने की नीड क्या पड़ी? पहली चीज तो बहुत सारी जगह पर आपको ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा देखिए, मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से सुनना एग्जांपल। मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट हैं, या एक ही ऑब्जेक्ट मान लो आप, और उसकी दो एक्सिस ले लो। तो सपोज ये मेरे पास रॉड थी, और रॉड की इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हैं, मतलब जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो एक्सिस चेंज करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में उस पूरी बॉडी का मास जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे इस वाले रिस्पेक्ट में बात की जाए तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो बहुत पास में है इसके, लेकिन इसकी बात की जाए तो इसके लिए डिस्टेंस हमारा ज्यादा है, और इसके रिस्पेक्ट में बात किया तो डिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा है। तो मतलब कि जब आप सेम पार्टिकल है, सेम पोजीशन पर रखा हुआ है, लेकिन जब हम एक्सिस चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पर उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन आपका यही बताता है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी बॉडी है, जैसे पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि it gives a measure of the manner in which the mass of the rotating body is distributed with respect to the axis of rotation। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़े, चेक करना पड़े किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो उसके लिए आप रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल के। ठीक है भाई, चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं हम क्या हो रहा है। हमने एक बॉडी मानी है जिसका मास m1, m2, m3 और m4 मासेस थे, और उन मासेस का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1, r2, r3 और r4 दिया हुआ है। तो हर मास का अलग अलग डिस्टेंस है उस बॉडी का। यदि मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता तो मैं निकालता I = m1 r1², m2 r2² और m3 r3²। लेकिन हमने ये मान लिया है कि जो ये मासेस हैं ये m1, m2 की तरह हमने डिस्टेंस इन सबका सेम मान लिया है। ठीक है, तो इसको m1, m2, m3 की जगह मास मान लेते हैं हम सेम। ठीक है, सपोज मान लेते हैं सबका मास सेम है हमारे पास, पर डिस्टेंस सबका अलग अलग है। तो बच्चों यदि मैं यहाँ से m कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, r1², r2², r3² अप टू सो ऑन rn² आ गया। अच्छा, एक पार्टिकल का जो मास है वो तो स्मॉल है, लेकिन मुझे पूरी बॉडी का यदि मास निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, n से मल्टीप्लाई करूंगा और n से डिवाइड करूंगा। तो बच्चों एक पार्टिकल का मास m, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, जैसे ही मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया मास ऑफ होल बॉडी। तो कैपिटल M इज द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी आ गया। तो I को मैं ये भी लिख सकता हूँ m r1² r2² दिस बाय n। ठीक है भाई, यहां तक की बात करते हैं। दूसरी चीज, यदि मैं रेडियस ऑफ जायरेशन बताना चाहता हूं तो मैं I को रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में लिख सकता हूं I = mk²। तो ये मेरे पास, ये भी हमारा I है, ये भी हमारा I है, मैंने दोनों क्या करते इक्वेट कर दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 mk² = m r1², ये पूरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से यहाँ ये m है, ये m है, दोनों कट गए, मेरे पास k बच गया। मेरे पास बचा है k² = r1², r2² अप टू सो ऑन rn² बाय n। यदि मैं अंडर रूट कर दूं तो मेरे पास k की वैल्यू ये आ जाएगी। आपने ये टर्म्स पहले भी कभी और पढ़ी होगी। देखिए, इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप, इसे डिस्टेंस लिख सकते हो। तो मतलब काफी बार आप k को ये भी लिख देते हो, तो k इज द, या फिर रेडियस ऑफ gyration is defined as the distance या फिर रूट मीन स्क्वायर
distance. Distance is of its particles from the axis of rotation. ठीक है भाई, तो डिस्टेंस इज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे जल्दीबाजी में डिस्टेंसेस ऑफ इट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप इसको। मतलब इस चीज से आप ये देखो, जितना ज्यादा आर हमारा वेरी कर रहा है, यदि मेरा के की वैल्यू बड़ी है, उसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो थे वो दूर दूर बहुत ज्यादा थे। जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा के आएगा। तो पार्टिकल्स यदि के आपको जो बता रहा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको बता रहा है कि पार्टिकल उस एक्सिस से पास पास ज्यादा है या फिर दूर दूर ज्यादा है, तो मुझे इन दोनों का के बता दो या रेडियस ऑफ जाइरेशन बता दो, उस हिसाब से मैं उनका पार्टिकल्स का डिस्टेंस बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, ये बातें पढ़ेंगे पहले हम, इससे पहले हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। बच्चों इस बार हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मतलब क्या है? अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उन सारे क्वेश्चंस के अंदर उस बॉडी पे 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे मासेस थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बॉडी के बारे में जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ पार्टिकल्स हैं। उन बॉडीज का हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें वो हमें जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकाला कैसे जाता है। तो आई का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू डी एम। तो मतलब कभी भी यदि आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए, आपको करना क्या है? पहली चीज तो आपको ये देखना है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार रिपीट कर रही है। मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या है? जैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। जैसे हमारे कमरे में जो दीवार है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक ईंट। ठीक है ना? तो ब्रिक हमारे पास क्या है? सबसे छोटी यूनिट है जो बार बार रिपीट करके एक दीवार बनाती है। जब 4 दीवार मिल जाती हैं तो एक साइड का बन जाता है, एक टॉप और बेस बनकर एक रूम कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे छोटी चीज जो रिपीटेड है वो क्या है? ब्रिक। जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे ही मैं इस रॉड को देख रहा हूं, मैं इस रॉड को जब देखूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक काम करो, उल्टा करके देखो, इसे काट के देखो किस तरह की शेप आपके पास आएगी। तो जब आप इसे काटोगे इस टाइप से चीज आएंगी आपके पास। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट थिंग। तो कभी कोई बोले स्मॉलेस्ट चीज बताओ, ये रही स्मॉलेस्ट चीज। तो छोटा सा एलिमेंट मानना है, इसको हम लेंथ एलिमेंट बोल सकते हो। तो कभी भी आपको जिस टाइप से कोई चीज देखनी हो, जैसे मैं आपको बताऊं एक चीज, ध्यान से समझना भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ भर काम आने वाली है। जैसे सर्कल है, ठीक है ना, ये स्फेरिकल शेल है मतलब, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल कह रहा हूँ, डिस्क है हमारे पास। 2 केस हमारे पास हो सकते हैं, ये डिस्क भी हो सकती है और रिंग भी हो सकती है। रिंग मतलब जो आप अंगूठी पहनते हो ना, वो वाली रिंग। और डिस्क का मतलब होता है कि बीच में कुछ ना कुछ मास होगा। ये वाला जो आपके पास है इसमें कुछ ना कुछ मास दिया हुआ है, ये वाला, ये पूरा भरा हुआ है। जैसे हमारे घर में प्लेट होती है ना, उसको आप डिस्क बोल सकते हो। ये आपने पढ़ा होगा, पहले आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो पहले जो गाने सुनने वाले सीडी ड्राइव्स हुआ करती थी, उसको हम डिस्क बोल सकते हैं। तो डिस्क में मतलब हमारे घर की जो थाली है वो डिस्क है। कोई भी सर्कुलर चीज जिसके बीच में भी मास दिया हुआ है, और यदि बीच में हॉलो है तो आप उसे रिंग बोल सकते हो। तो हमें ये चेक करना है, रिंग हुई तो सबसे छोटी चीज क्या देखोगे आप, और डिस्क हुआ तो सबसे छोटी चीज क्या देखोगे। तो यदि मैं आपको बात करूं, सबसे पहले यदि मैं रिंग ले लूं, तो रिंग यदि मैं लेता हूं, ये रही मेरी रिंग, और मुझे चाहिए एक छोटा सा पार्ट। तो बच्चों जब मैं इसे काटना शुरू करूंगा ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े ऐसे कर दूंगा, ऐसे करके, ऐसे ही तो होगा ना। तो जिस तरीके से मैं सबसे छोटे छोटे टुकड़े ऐसा करने वाला हूं, वही इसका सबसे छोटा लेंथ एलिमेंट आ गया। तो दिस इज अ लेंथ एलिमेंट ऑफ डिस्टेंस x, लेंथ dx। ठीक है, तो ये हमारा सबसे छोटा लेंथ एलिमेंट आ गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लेंथ एलिमेंट। बच्चों देख लेना इसे ढंग से, है ना, इस तरीके से लिखना है। अब जैसे मेरे पास ये डिस्क थी, इसका क्या करूं?
मेरे पास एक डिस्क थी और मुझे इसका लेंथ एलिमेंट चाहिए। तो बच्चों जब मैं इसे काटना शुरू करूंगा ना, तो छोटे 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 एक ऐसे काटूंगा, फिर और छोटा सा काटूंगा, फिर और छोटा सा काटूंगा, फिर और छोटा सा काटूंगा। इस तरीके से मैं सपोज जैसे सेंटर मान लूं, तो मैं क्या करूंगा एक छोटा सा हिस्सा काटूंगा इसमें से, ये वाला हिस्सा, या फिर ये लूंगा मैं, छोटा सा हिस्सा लूंगा और इसे काट दूंगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा काटूंगा। समझ रहे हो ना आप? इस तरीके से ये हिस्सा मैं इसमें से कट कर लूंगा। अब मेरे को ये देखना है, दिस इज अ लेंथ एलिमेंट। समझ रहे हो ना? ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मिलेंगे। एक ये हो गया, इससे यदि आप और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये रहा, सेम ये होगा, लेकिन इसमें और इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे इससे आप काट सकते हो, जैसे ये। तो जो इसमें शॉर्टेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट आप लेंथ एलिमेंट मानोगे, इसमें सर्कुलर रिंग होगी सबसे स्मॉलेस्ट। इसका सबसे छोटा सा आर्क है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसका एक छोटा सा ये हिस्सा है स्मॉलेस्ट लेंथ एलिमेंट। तो कभी भी जब आप इंटीग्रेट करना चाहोगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास जो ये टर्म है, उसमें छोटे से लेंथ एलिमेंट का इंटीग्रेशन आप करोगे इनफाइनाइट तक। तो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। इसके लिए एक चीज और लिख लेना, जब बच्चों इस टाइप की आपके पास बॉडी होती है, तो उसका मास यदि वेरी कर रहा हो या मास ना पता हो, इसके लिए हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। बच्चों ये लिख लेना, आपको ये जो बताया है ना मैंने, लेंथ एलिमेंट कौन कौन से होंगे, इसमें लेंथ एलिमेंट कैसे पता करोगे, इसमें लेंथ एलिमेंट कैसे पता करोगे, इसमें लेंथ एलिमेंट कैसे पता करोगे। तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई है भाई, लेंथ एलिमेंट पता करने का सिंपल तरीका है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपसे काटना शुरू करो, तो सबसे छोटे सिमिलरिटी सिमिलर वे में, सिमिलर मैनर में आपका जो चीज कट के आ रही है, जैसे मैं आपसे बोलूं दीवार को तोड़ना शुरू करो, सबसे छोटा सिमिलर मैनर क्या होगा, बहुत छोटी छोटी ईंट्स निकल कर आएंगी। तो जो ईंट निकल कर आ रही है, दैट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ एलिमेंट, या छोटा सा जो सिस्टम है वो इस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो लीनियर मास डेंसिटी को बच्चों हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये आप बोलोगे सर ये हम क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं? बच्चों जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी बॉडी हो जिसमें पूरी बॉडी का मास निकालना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम एक छोटे से पार्ट का यदि मास ले लें और उसे इंटीग्रेट कर दें, तो पूरी बॉडी का मास निकाल सकते हैं। तो ये लेंथ जब कभी भी होगी तो इस तरीके से यूज करेंगे। जैसे लेंथ हमारे पास कहां पर है, एक तो लेंथ यहाँ पर भी काटोगे तो लेंथ आएगी, और यहाँ पर भी काटोगे तो लेंथ आएगी। तो लीनियर मास डेंसिटी तब लेना है जब लेंथ आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस मास डेंसिटी, जिसको हम बच्चों सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा हमारे पास होता है मास पर यूनिट क्या, एरिया। ठीक है ना? मतलब यदि छोटे सेक्शन की बात करोगे तो आप लिख सकते हो dm/da, और इसमें आप लिखोगे तो आप लिख लोगे dm/dl। ठीक है ना? छोटी सी लेंथ में छोटा सा हमारा मास आ रहा है, लिख सकते हो आप इसको। ठीक है भाई। एक हमारे पास आता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको आप रो से डिनोट कर सकते हो, और रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिख लेना इस तरीके से, लिखना मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब यूनिट वॉल्यूम में आपको मास निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसको हम dm/dv भी लिख देते हैं। तो dm/da सरफेस मास डेंसिटी, ये वॉल्यूम मास डेंसिटी, और ये हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्या हो रहा है भाई। सबसे पहले हमारे पास आती है रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो थोड़ी सी रॉड बना लेते हैं भाई। क्या हो रहा है हमारे पास, इस शेप से बना लेते हैं।
3D शेप्स भी हमारे पास, 3D शेप्स में रॉड नहीं है, सिलेंडर होगा, सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। ये रही हमारी, ठीक है। चलो रोटेट कर देते हैं, तो ये रही रॉड, ठीक है भाई। और ये डिसाइड कर लेते हैं बच्चों हम इसकी एक्सिस, ये रही एक्सिस, ठीक है भाई। तो इसको हम नाम देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है r²/dm। तो सबसे पहला काम क्या है, इस पूरी रॉड में छोटा सा सेक्शन देखो जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया यहाँ पर जिसको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। जो ये आपका है इसकी पोजीशन पानी पड़ेगी, सपोज मान लेते हैं मैं x डिस्टेंस पे हूँ और इसकी थिकनेस है वो सपोज मान लेते हैं हम dx थिकनेस का है, ये हमारे पास आ गई। यदि मैं इसकी बात करूं तो टोटल लेंथ जो इसकी है वो L है और जो इसका टोटल मास है वो कैपिटल M है। कैपिटल M इज द मास ऑफ रॉड। तो रॉड का जो मास दिया है बच्चों को कैपिटल M है और कैपिटल L इसकी लेंथ है, ठीक है भाई। चलिए आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। I इज इक्वल्स टू, तो क्या हुआ, हमें चाहिए r², मतलब r होता है उस dl एलिमेंट जो आपने छोटा सा एलिमेंट माना है उसका डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितना डिस्टेंस है बच्चों यहाँ से, सर x² डिस्टेंस है हमारे पास, प्लस इनटू में dm आ गया। dm मुझे नहीं पता, dm मतलब इसका मास। अब इसका मास कैसे निकाले, हमने बच्चों एक चीज डिफाइन करी थी, बोलो क्या, सर हमने डिफाइन करी थी लैम्डा। लैम्डा हमारे पास होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो दो चीज हमारे पास है, यदि मैं छोटे से के लिए निकालूं तो अलग है, बड़े वाले के निकालूं तो अलग है। तो मास अपॉन टोटल लेंथ कितनी बच्चों, n। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है मास पर यूनिट लेंथ। यदि छोटे से के लिए निकालूं तो हमारे पास आएगा dm अपॉन लेंथ कितनी छोटी सी, dx। तो dm इज इक्वल्स टू m/l इंटू dx, ठीक है भाई। ये भी मास पर यूनिट लेंथ है और ये भी मास पर यूनिट लेंथ है, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर पुट कर दिया। अदरवाइज आप एक यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते थे इसको, यही आता। यूनिटरी मेथड से क्या करते बच्चों, L लेंथ में कितना मास है, m मास है। यूनिट लेंथ में कितना मास है, यूनिट लेंथ में मास हमारे पास दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ। और कितनी लेंथ में मास चाहिए आपको, dx लेंथ में। तो dx लेंथ में मास इन dx लेंथ में मास होगा हमारा m/l इंटू dx। तो आपकी मर्जी है बच्चों किस तरीके से निकालना चाहते हो, आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास x² इंटू dm आ जाएगा। यदि मैं आपसे बात करूं I इज इक्वल्स टू x² dm की वैल्यू बच्चों, dm हमारा आ गया है m/l इंटू dx। कॉन्स्टेंट को बाहर ले आते हैं, ये हमारा आ जाएगा m/l और x² इंटू dx। बच्चों एक बात सुनो, यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x। अब x की रेंज क्या है, नीचे हम डालते हैं इनिशियल वैल्यू, ऊपर डालते हैं फाइनल वैल्यू। तो ये dx आप यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ लेते तो dx की वैल्यू 0 हो जाती और यहाँ लेते तो x वैल्यू l हो जाती। तो इसकी लिमिट आएगी 0 टू l। तो I हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है m/l x³/3 0 टू l। तो I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m/l, 3 बाहर ले आइए और l³/3 आ जाएगा। सॉरी 3 तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो ले लिया ना हमने l। इससे काटोगे तो ये एक बच जाएगा, तो 1/3 ml²। तो I की वैल्यू बच्चों ये आ गई 1/3 ml²। तो यदि आप इस रॉड को रोटेट करवाना चाहते हो, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, तो आपको रेजिस्ट करने के लिए, आपको रोटेट होने से रोकने के लिए इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 1/3 ml² है। और मैं आपको बता दूं ये वाली चीज हमने जो पहली स्लाइड से आपको बता दूं, जैसे आपको याद होगा ये रहा, इस स्लाइड में हमने लिख रखा था यदि इस रॉड के अराउंड आप यहाँ लेते हो तो 1/3 ml² आपके पास आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, सेम रॉड लेते हैं,
एक्सिस थोड़ी सी बदल देते हैं, मतलब इस बार एक्सिस ले लेंगे हम बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के लिए। अब हमारे पास बच्चों एक्सिस जो है वो बदल गई है, ठीक है। इस बार हमारी जो एक्सिस है वो ये आ रही है, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो हम क्या लिखेंगे इसे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया है। और इस केस में हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट मानेंगे जो कि x डिस्टेंस की दूरी पर होगा और dx थिकनेस का होगा। अब दोबारा से ये l हमारी l/2 हो चुकी है, ये हमारी l/2 हो चुकी है, तो इधर का l/2 और उधर का भी l/2 हमारे पास आ गया है, ठीक है भाई। तो ये चीज हमारी रही, ये हमने मान लिया है। दोबारा से i हमारे पास जो आएगा वो r² इंटू dm ही आएगा। तो क्या लिखोगे, x² इंटू dm। अब हमें दोबारा से dm की वैल्यू चाहिए होगी, और आपको याद होगा हमने लास्ट में भी dm की वैल्यू निकाली थी, m/l इज इक्वल टू dm/dx। तो dx हमारा आ जाएगा m/l इंटू dx इज इक्वल टू dm। तो छोटा सा जो मास है वो हमारा आ जाएगा i इज इक्वल टू x² m/l इंटू dx, और इंटीग्रेशन कर देंगे। बच्चे कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे हम, तो i की वैल्यू हमारे आ जाएगी m/l x² dx। लेकिन अब दोबारा से हमारे पास x आ चुका है वेरिएबल। इस बार हम x हमारे पास जो रेंज है इसको हम यहां से लेके पूरे यहां तक इंटीग्रेट कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी -l/2 और यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी l/2। तो i इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों आ रहा है m/l x² का आ जाएगा x³/3 और -l/2 से लेके l/2 तक। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो i इज इक्वल टू m/l, 3 बाहर आ गया, l/2 का होल क्यूब लिखना है, माइनस l/2 का होल क्यूब लिखना है। सॉल्व कर सकते हो इसे आप। i इज इक्वल टू m/3l, यह रहेगा l³/8 माइनस माइनस प्लस l³/8। तो टोटल हमारे पास i आएगा, दैट विल बी m/3l 2l³/8। सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, l से l कट जाएगा, i इज इक्वल टू 1/12 ml² आ गया। So this is the moment of inertia of the rod which is passing through the axis to the midpoint of the rod। यदि आप कभी रॉड के मिड पॉइंट से यदि आप एक्सिस पास करते हो तो वहां पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² आता है, और यदि किसी एंड से पास करते हो तो वहां पे हमारे पास 1/12 ml² आता है। तो यहां तक के लिए हम इसे इतना देखते हैं। आगे हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। बच्चों अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था रॉड का, दोनों एक्सिस के अबाउट, मिडिल वाले के अबाउट और एट एंड के अबाउट। लेकिन अभी हमने इसके लास्ट टॉपिक पढ़ा था रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हमें ये याद है कि भाई आई को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, m² इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये आई और ए आई क्या हुआ भाई, सेम। तो हमारे पास m² को पुट कर सकते हो 1/12 ml², m से m कट गया, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √l/12। तो यहाँ से l अलग आ जाएगा, इसको अपनाओगे तो 4, तो 2√3 हमारे पास बच गया। तो यदि कभी आपसे कोई कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए रॉड अबाउट पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस थ्रू द सेंटर, यदि ऐसा बोलता है तो वहां से निकाल लोगे। यदि यहाँ निकालोगे तो यहाँ पर भी i कितना होगा बच्चों, m²। तो यहाँ पे आप पुट करोगे m² इज इक्वल टू 1/3 ml²। m से m काट दो, k की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारे पास l/√3। तो आप बड़े आराम से किसी भी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हो। यहाँ तक का कंटेंट रखते हैं हम इसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और डिफरेंट शेप्स के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।